आदाब नाजरीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, और इस हक को किसी शख्स से किसी भी तौर पर छीना नहीं जा सकता। इंसान और हैवान में फर्क तालीम की बदौलत ही है। तालीम किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी मुआशरे और किसी भी मुल्क की जामिन है। तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेना नहीं है, बल्कि इसके साथ तमीज और तहजीब सीखना भी शामिल है, ताकि इंसान अपनी समाजी रिवायत और कदरों को बरकरार रख सके। 21वीं सदी में तालीम का शोर है, तालीम का जोर है, और तरक्की की मंजिल पर जाने वाला हर रास्ता तालीम के मैदान से ही होकर गुजरता है। तालीम के इसी शोर में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अजीम तहजीब में एक आवाज उठी कि जदीद उलूम के हुसूल में कदरें पीछे छूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तहजीब पामाल हो रही है, सकाफत मजरूह हो रही है। इस मुल्क के लातादाद दानिश्वरान ने कहा कि हमें जदीद तालीम के साथ साथ अपनी रिवायती तालीम का दामन मजबूती के साथ पकड़ना होगा, ताकि हमारी अजीम तहजीब की विरासत अगली नस्लों तक मुंतकिल हो। दानिश्वरान ने राय दी कि मुसलमानों में खानकाही निजाम को फिर से बहाल किया जाए और हिंदुओं में गुरुकुल की परंपरा को दोबारा जिंदा किया जाए, ताकि तलबा को तालीम के साथ साथ इन इदारों में किरदार और अखलाक के जेवर से आरास्ता किया जा सके। ये बातें और तस्करे जारी ही हैं कि असम से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। असम सरकार ने रियासत के जेर इंतजाम सभी मदारिस और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। रियासत में चल रहे मजहबी स्कूलों को कुछ महीनों के अंदर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में बदल दिया जाएगा। असम के वजीर तालीम हेमंत विश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रियासती सरकार मजहबी इदारों को फंड नहीं दे सकती। वजीर तालीम ने यह भी कहा कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स की नौकरी नहीं जाएगी। वाज़ेह हो कि असम में 614 मदरसे और 101 संस्कृत स्कूल है। हालांकि जो गैर सरकारी इदारों की जानिब से स्कूल और मदरसे चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि 21वीं सदी में तालीम गाह पर ताला लगाना कितना ठीक है। क्या इदारे बंद करने के बजाय उसके निज़ाम, उसके निसाब में तब्दीली नहीं की जा सकती थी? ऐसे कई सवालों के साथ आज हमारी बहस होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस खबर पर किसने क्या कहा। जब से बीजेपी सत्ता पे आए हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स टर्न इनटू द प्राइवेट स्कूल्स. Now these schools are we can say that these schools are government schools. So this is how they are trying to cut the public schools, public funded schools into private schools. So we will raise our voice against this kind of activities that are taken by the BJP government. हिमंत बिश्व शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर होके उसको मदरसा और जो संस्कृत टोल बंद करना चाहता है, लेकिन उसको हम NSUI में पूरी तरह से उसको वो काम अच्छा नहीं लगता है। और जो उनका है मतलब हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो स्पीच है वो टोटली वो रॉन्ग है। लेकिन संस्कृत बोर्ड में जो आदमी कोई नौकरी करने का आदमी संस्कृत बोर्ड में वो एग्ज़ाम देता है, लेकिन वो टोल बंद करेगा तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। और मतलब जो मदरसा का है वो मुस्लिम जो एरिया का वो लड़का लोग है उसको लिए तो मदरसा बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। असम का वजीर खजाना हिमंत बिश्व शर्मा ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा शिक्षा को मजहब से जोड़ के बंद करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसकी हम लोग पूरी जोर से मजम्मत करते हैं। और ये सब दिल्ली का बुरी तरह से हुई शिकस्त का साइड इफ़ेक्ट है। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है और एक शब्द में कहे तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई है। एक NSY का कैडर होने के नाते और एक जिम्मेदार असम के नागरिक होते हुए और छात्र होते हुए ये तो बहुत जो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये जो निर्णय लिया है, तो हमारे जो NSY की तरफ से
ये निंदनीय करता हूँ मैं, क्योंकि देखिए असम का जो सभ्यता है, हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम ये सब मिल के यहाँ पे एक रहते हैं। ये आज़ाद फिरका फ़कीर का ये देश है। यहाँ पे जो हेमंत जी जो चाहेंगे वही करेंगे। जो बीजेपी आरएसएस की जो संपर्कता, उन लोगों की जो राजनीति है, ये करने के लिए वो लोग जितने भी राज्य में उन लोगों की सरकार है। और आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या मदरसों और स्कूलों को बंद करना ठीक है? ये कितना ठीक है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या मजहबी तालीम की अब जरूरत नहीं रह गई है? और हमारा तीसरा सवाल है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मजहबी तालीम कितनी जरूरी है? हमारा चौथा सवाल है कि रिवायती तालीम के बगैर जदीद तालीम क्या नतीजे देगी नई नस्लों के लिए? और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है कि अगली नस्लों को हम कौन सी तहजीब की विरासत दे रहे हैं? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के, राजीव रंजन जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इल्म हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी के लीडर, बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर माइनॉरिटीज़ अफेयर पर, मुसलमानों के मसाइल को लेकर वो काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। यासिर जिलानी साहब, मदरसों को बंद करना, संस्कृत स्कूलों को बंद करना क्या ठीक है? देखिए, इस जो पूरा का पूरा आज का एक तरीके से जो असम की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो एक बात कही है और उसके बाद ये चर्चा में आ गई बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और लेकिन उनको उनकी बात को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने मदरसों को बंद करने की बात जो है वो इस तरीके से कही है कि उसको वो हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन तक यानी +2 के स्कूल तक में तब्दील करेंगे। और उसमें जब वो तब्दील करने की बात अगर कर रहे हैं, एक तरफ अगर आपके मदरसे अपग्रेड होके स्कूल में बदलते हैं तो अब मदरसे रह ही नहीं गए ना यासिर जिलानी साहब। जी, अब तो वो स्कूल, हाई स्कूल और जैसे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल होते हैं वो तालीम दी जाएगी। मतलब जो आपकी जो बुनियादी तालीम थी, फिक्र की तालीम, हदीस की तालीम, शरीयत की तालीम, वो अब खत्म हो गई है। आज एक बात बताइए, आप तो आपकी सहाफत भी बहुत रिसर्च के साथ होती है और बहुत शानदार तरीके से आप रिसर्च करके चीज़ों को लाके हिंदुस्तान में अपनी आपकी जो अवाम है, जो आपके देखने वाले हैं, उनको आप बताते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो मदरसे में इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तादाद क्या है? आप भी जानते हैं, हम भी 4% के आसपास है। और 4% के तक कैसे पहुंची या क्यों गई, इस पे हमने कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन सडनली एक सरकार ने जब ये एक्शन किया है कि हम आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इंग्लिश, साइंस और तमाम वो सारी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इस वक्त के बयान पे किसी तरह का सवाल करना, किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठाना, मुझे लगता है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज की बात होगी। यासिर साहब, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? 4% बच्चे, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। लेकिन जो 4% बच्चे हैं, यही बच्चे आगे निकलकर पूरे कौम की रहनुमाई करते हैं। वही मुफ्ती होते हैं, वही मौलवी होते हैं, वही आलिम होते हैं, वही कारी होते हैं, वही काजी होते हैं जो मिल्लत के मसाइल पर शरीयत के हवाले से, दीन के हवाले से अपने फैसले सुनाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अहमियत रखता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस समाज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जिस सामाजिक एक जो ढांचा है उसको आपकी जो गौर फिक्र है उसको लेके और आप जिस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मदरसे नहीं है। प्राइवेट मदरसों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ से भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो मुफ्ती इकराम बनते हैं, उलमा इकराम बनते हैं। आगे चल के फ़क़ा और हमारी जो तहजीब है, हमारा जो शरिया है, जो हमारा कानून है कुरान का, उसको वो उसके जानकार होते हैं। और यकीनी तौर पर हमारे समाज के जो मजहबी रहनुमा के तौर पे वो सामने आते हैं, क्योंकि वही हमारे लूंगा यासिर साहब, एक सवाल और आपसे मैं
करूंगा कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल है जी, प्राइवेट मदरसे हैं, उसमें तालीम दी जाती है, जी, अच्छी तालीम दी जाती है, उनको कौम फंड भी करती है, बाहर से भी फंड आता है ताकि इस्लामियात को और बेहतर ढंग से फरोग मिले। जी जी। लेकिन भारत सरकार की जो वजारत अक़लियत है उसकी जानिब से स्कीम चलाई जा रही है मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करने की स्कीम है। तलबा के साथ साथ जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत जो असातिज़ा आएंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो नए ज़माने के तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए तलबा को ऐसी तालीम दें कि जब एक तालिब इल्म मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत मदरसे से निकले तो वो किसी भी मैदान में उसको इन्फीरियर फील ना हो, वो दूसरे स्कूल के बच्चों से मदरसे का एक तालिब इल्म अपने को कमतर महसूस ना करे। इस तरह की तालीम दी जाएगी। उसमें निज़ाम ये रहेगा कि हदीस भी रहेगी, फ़िक़ा भी रहेगी, दीनियात भी रहेगी, इस्लामियात भी रहेगी और उसके साथ साथ साइंस भी रहेगी, कंप्यूटर भी रहेगा, इंग्लिश की भी तालीम रहेगी। तो सरकार तो एक तरफ मरकजी सरकार तो आपकी स्कीम चला रही है, मंसूबे चला रही है। देखिए, मरकजी हुकूमत की तरफ से जो वज़ारत अक़लियत है उसकी तरफ से अभी कोई बयान आया नहीं है। तो मैं जब तक उनका बयान नहीं आ जाएगा, हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनका, उससे पहले मेरे किसी तरह का रद्दो अमल करना उस पर मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पहले उनका इस खास करके इस पर्टिकुलर आसाम के मामले में, क्योंकि आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है और कहा है कि बहुत जल्दी इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बयान आएगा उसके बाद आपके साथ जरूर बात करेंगे। और हमेशा जब भी कोई इस तरह की बात आती है बेबाकी से मैं बात रखता हूं और तमाम हमारे जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को ये कहीं ना कहीं अभी माइंड में चल रहा होगा कि आखिर क्या अगला डिसीजन क्या होने जा रहा है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी एक इसी में बस 5 सेकंड में मैं जोड़ूंगा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो चश्मा है वो दोनों तरफ देखे, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है वो संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और गुरुकुल को भी लेके कही है कि हमारे पास इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है, तो हम इन्हें भी बंद करेंगे। तो हम कहीं ये ना हो जाएं कि हम जब बात करें और चर्चा करें तो कहीं फिर हम एक धर्म के एंगल से, एक मजहबी एंगल पे हम इस चर्चा को लेके आ जाएं, जो अभी एक बाकायदगी से फैशन बना हुआ है। पिछले 3-4 महीने से आप जब भी किसी चैनल्स पे कोई इशू आता है तो वो जो सामने वाले हैं उसको फौरन लपकने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुसलमान सामने लाके उस बहस को, उस किसी तरतीब को या किसी ऐसे स्कीम को एक दूसरी तरफ घुमा के ले जाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा, आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको अभी देखिए कि 1-2 दिन पे इसमें और आगे क्या तरमीम होगी या आगे बहुत अच्छी आपने सलाह दी है, हमारी बहुत अच्छा आपका ओपिनियन है कि इसको किसी मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। हमारी भी कोशिश यही है, क्योंकि सिर्फ मदरसों के लिए ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ 614 मदरसों के साथ साथ 101 संस्कृत के स्कूल भी हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, सियासत को भी समझते हैं, समाज को भी समझते हैं, हिंदुस्तानी समाज को आप ध्यान में रखते हुए राजीव रंजन साहब, क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में क्या मजहब की तालीम के बगैर, चाहे वो इस्लाम मजहब हो चाहे वो हिंदू मजहब हो, मजहब कोई बुरा नहीं होता, उसकी तालीम बुरी नहीं होती, मजहब की तालीम के बगैर एक मुहज्जब समाज, एक सभ्य समाज की तश्कील, उसका गठन मुमकिन है भारत जैसे मुल्क में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो समाज है वो समाज अपने अपने प्रिंसिपल को वहीं से सीखता है। चाहे मजहब कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो हदीस हो या फिर गीता हो, फिर या रामायण हो या फिर बाइबल हो, तो इसकी तो जरूरत है। लेकिन एक चीज मैं अब्बास साहब बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का जो उन्होंने जो अनाउंस किया है, उन्होंने ये कहा है कि गैर सरकारी संगठन और जो सामाजिक संगठन जो मदरसा चला रहे हैं या जो संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं या गुरुकुल जो चला रहे हैं, तो उन पे उनका कोई भी पाबंदी नहीं रहेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। जैसा कि इलियास जिलानी साहब ने भी बताया कि इस मदरसे को वो अपग्रेडेशन, इसको हमें पॉजिटिव वे में अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्रवाई है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा एक पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आज के डेट में वो चिंता कर रहे हैं। उनको ये पता है कि ठीक है, मजहब की जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं भी आदर करता हूं कि होनी चाहिए,
और जो उस विद्यालय को वो अपग्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, उसमें वो अपग्रेड करके उसको स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं और वहां पे वो हायर एजुकेशन। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बात कहीं नहीं आई है। उनको भी पढ़ने का वही हक होगा, वही राइट होगा और उसी राइट से वो पढ़ेंगे। वहां जो शिक्षक है, वहां जो टीचर है, जो वहां तालीम देते हैं, उनको भी उन्होंने हटाने की कहीं कोई बात नहीं कही है कि मैं उनको उसकी सेवा। रंजन जी, आपने दो बातें कही कि वो स्कूल बने रहेंगे, उनको अपग्रेड किया जाएगा और प्राइवेट इदारे जो प्राइवेट मदरसे हैं या संस्कृत के स्कूल हैं, मेरे ख्याल से संस्कृत का कोई स्कूल चल ही नहीं रहा होगा प्राइवेट। मैंने प्राइवेट स्कूल भी चलते, गुरुकुल नहीं किया है, चलते हैं, गुरुकुल टाइप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जहां वेदों का पढ़ाई की, लेकिन मदरसों में मदरसे चल रहे हैं जी। लेकिन एक तरफ सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत प्राइवेट मदरसों को भी कंट्रोल करना चाहती है यूपी जैसी रियासतों में जी, ताकि जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं उसमें सरकार का दखल हो, सरकार की निगरानी हो, सरकार देखे कि इसमें कौन सी तालीम दी जा रही है, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है। जी जी। एक तरफ तो आप ये मंसूबा बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असम में प्राइवेट इदारों के भरोसे छोड़ दिया, वहां पता नहीं कौन सी किताब पढ़ाई जाए, किस राइटर की किताब पढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे राइटर्स की किताब पढ़ाई जा रही है, हिंदुस्तान के बहुत से मदरसों की लाइब्रेरी में ऐसे राइटर्स की किताबें रखी हुई हैं जो बैन है इस्लामिक मुल्कों में, जो मिस्र में बैन है, जो सऊदी में बैन है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैन है। तो एक तरफ तो ये एक मसला है, दूसरा मसला ये जो आप जो कह रहे हैं कि साहब इसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो अब वहां पर धार्मिक शिक्षा तो रही नहीं गई ना। जी जी, एक्चुअली जो उस मदरसे को अपग्रेडेशन का जो रीजन है कि जो वहाँ जो बच्चे हैं जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको अब चूंकि धर्म का जो आपका ज्ञान के साथ साथ निश्चित रूप से आपको फिर आगे की जो अपनी जो एजुकेशन को अपग्रेड करना है, एजुकेशन अपग्रेड करने के बाद फिर आपको जो व्यवसाय या स्वरोजगार या व्यवसाय अगर हम किसी चीज की बात करें तो उसमें होना है। एक चीज और इसमें आपको देखने को मिलेगा, अभी इनका नोटिफिकेशन जब प्रॉपर आएगा तो और समझ में आएगी कि और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो उस विद्यालय में अब उनका यह भी मंशा होगा कि जो वहां पे एक स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे तालीम इसकी भी दी जाए। मदरसे में जो धर्म का जो तालीम है अगर उसको दिया जाता है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि तालीम ना दिया जाए, उसको अपग्रेडेशन किया जाए, उसमें बच्चों को और भी शिक्षित किया जाए कि इस धार्मिक तालीम के साथ साथ उनको जो व्यवहारिक तालीम और उसके बाद व्यावसायिक तालीम जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है उसको अगर ऐड किया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया होगा और निर्णय होगा या उनको इसमें तरह का काम करना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं AIUDF के स्पोक्स पर्सन है चंपक कलीता साहब। चंपक कलीता साहब, आपने सरकार का नया ऐलान सुना होगा, कितना ठीक है असम की सियासत और समाज को देखते हुए मजहबी शिक्षा के इदारों पर तालाबंदी करना? देखिए, सबसे पहले इसको मजहब का रंग देना ही गलत बात है जी। ये जो सरकारी मदरसा हो या संस्कृत स्कूल हो, यहाँ कोई आपका मजहबी शिक्षा नहीं दिया जाता है, तो इसको एक मजहबी रंग देना ही गलत बात है। चंपक कलीता साहब, मैं एक बार वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पर मजहब के चश्मे से नहीं देखा जा रहा है। यहाँ भारत जैसे रिच कंट्री के रिच कल्चर के तनाजुर में देखा जा रहा है, उसके हवाले से देखा जा रहा है कि भारत जैसे मुल्क के समाज में धार्मिक शिक्षा, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो या किसी दूसरे धर्म की हो, कितनी जरूरी है सभ्य समाज के लिए। नहीं, आपका धार्मिक शिक्षा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है आहारे निद्रा भय में चिरंस सामान्य में तो पशुमित लड़ाना, धर्मे हितेशो अधिको विशेष धर्मे न ही न पशुमित क्षमाना। धर्म तो चाहिए। आप अगर धर्म का शिक्षा नहीं देंगे, धर्म क्या चीज है इसको बच्चों को नहीं बताएंगे, तो आप तो इनको आप ये कैसे आप जो बुराइयों से इनको कैसे अलग रखेंगे आप जी। तो ये चीज है। आपको भारत जाना ही जाता है धर्म के लिए, धर्म का शिक्षा तो आपको धर्म का शिक्षा देना तो क्या आप असम सरकार के इस फैसले को से इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाकी नहीं रखते, हम लोग इस फैसला को पूरी जोर से मुजम्मत करते हैं। और आपको ये कई दशकों से चली आ रही एक जो परंपरा है, एक शिक्षा है, व्यवस्था है, इसको आप झट से तुगलकी फरमान से आप ये करने से आप ठीक नहीं है। और दूसरी बात है
ये जो आपका दिल्ली में ये लोग जो बुरी तरह से शिकस्त हुई है, इसकी साइड इफेक्ट है। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसको आप वो बोलते ना कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो रही है। चंपा कलिता साहब हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तर्जुमान है यासिर जिलानी साहब, वो मौजूद हैं। वो आपके इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आपने जो बात कही है कि दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने असम में ये एक ऐलान किया है, इस पर जवाब दे रहे हैं यासिर जिलानी साहब। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे और माशरे के लिए दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। दीनी तालीम के बगैर एक मुहज़्ज़ब माशरा और माशरा, मैं दोनों को समझने की कोशिश करिए, हम बना ही नहीं सकते। जो भारत का सेकुलर स्ट्रक्चर है, जो हमारे फेडरल सेकुलर स्ट्रक्चर जो है, उसमें तालीम और ख़ास करके दीनी तालीम, चाहे वो हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, सिखिज़म हो या क्रिश्चियनिटी हो, इसको इनकी जानकारी इसको हासिल करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, हमारे एक मित्र जो आसाम से अपनी बात को रख रहे थे, ये तो फोन पर बने हुए हैं। हाँ, फोन पे बने हुए हैं। मुझे मालूम है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में एक बड़ा उछाल आया है। हम ना जीतने पे अहंकारी होते हैं, ना हारने पे हमें किसी तरह का कोई मलाल इसलिए नहीं है कि हमने अपने काम से ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता को कोशिश करी थी। वो सारी चीज़ें बताने के लिए, वो उनको बताने की पूरी कोशिश रखी गई। उनको कहा गया कि जो मौजूदा दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने 4.5 साल तो कुछ नहीं किया, 6 महीने में फ्रीबीज की बात करके जिस तरीके से लोगों को लोक लुभावन एक एजेंडे के तहत जो 50% से ज़्यादा दिल्ली की जनता है उनके लोक लुभावन एजेंडे में आ गई। और आज का पहला बयान है कि हमारे पास बिजली की कमी है और हम बिजली की कटौती अगले 2 दिन या 3 दिन के बाद शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली की जनता को झटका आज से लगना शुरू हो गया। लेकिन हम क्योंकि आज असम के मुद्दे पे हैं अब्बास साहब, तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने ये फैसला लिया है, मैं खैर मकदम करता हूं। क्यों खैर मकदम करता हूं? आप अभी हमारे कलिता साहब जो कह रहे थे कि इसको धर्म के चश्मे से, मजहब के चश्मे में नहीं देखना चाहिए, तो आप क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि जो मदरसे के टीचर हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, संस्कृत स्कूल के टीचरों की नौकरी चली जाएगी या उनको घर बिठा दिया जाएगा। आप देखिए, इस सरकार के सबका साथ सबका विकास और विश्वास का जो नजरिया है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप रिटायर हो जाएंगे तब तक आपका इंतजाम जो है वो सरकार करेगी। आपको अपग्रेडेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो हमारा एक बच्चा जो मदरसे में ठीक है कि वो एक तरीके से दीनी तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन जब अपग्रेड होके वो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तो उसकी दिमागी कसरत के साथ वो कितना मजबूत होगा, अपने रोजगार को कर पाएगा। अभी हमारे यहाँ मित्र जो बैठे हुए हैं, रंजन साहब, उन्होंने कहा उसकी सोच एक अलग तरीके से होगी। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करके हिंदुस्तान में नुमाया करते हैं, और संस्कृत स्कूल के बच्चे और गुरुकुल के बच्चे भी निकल के आचार्य से लेके IAS इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि जो व्यवस्था है अगर उसको बदली जा रही है तो उस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। हर मुद्दे को धर्म के चश्मे पे ले जाना, मजहब के चश्मे पे ले जाना, ये गलत है। यासिर साहब, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपका इस्तकबाल है जी सलाम में। असम सरकार का ये ऐलान आपने भी सुना होगा, हम इसी पर बहस कर रहे हैं। आप कितना ठीक मानते हैं भारत जैसे समाज के लिए दीनी तालीम, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, धार्मिक शिक्षा, दीनी तालीम के इदारों पर तालाबंदी एक रियासत में ये हुआ है, हो सकता है ये और भी रियासतें इसके लिए ये नज़ीर बन जाए और दूसरी रियासतें भी इस पर अमल करें, तो आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को? देखिए मोहतरम, 2 बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर असम सरकार ने इस तरीके का कोई डिसीजन लिया है तो क्या केंद्र से इसके बारे में कोई उनके पास नोटिफिकेशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन उनको दिया है या नहीं? एक बात, क्या असम सरकार और सेंटर के बीच में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है? एक दूसरा सवाल यहाँ पर बन करके आता है। तीसरी एक बात सामने ये आ रही है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के समाज और कल्चर में मजहबी तालीमात का जो मामला है वो इतना वसी है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, अगर उसको इस तरीके से खत्म करने की कोई भी कोशिश होगी वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि रियासत एक अलग मुद्दा है और रियासत ने क्या सोच के क्या है इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सेंट्रल ने इसके ऊपर में कोई नोटिफिकेशन निकाला है या सेंट्रल की फिक्र क्या है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मदारिस के बच्चों को उसको मुफ्ती साहब एक चीज और आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि उसको खत्म करने की बात नहीं की गई है। उसको कहा गया है कि अगर आप अच्छा एनजीओ चलाते हैं, आप खुद मुख्तार तरीके से अगर आप चाहें तो मदरसे का संचालन कर सकते हैं, ये बात कही गई है। आप छोटे छोटे ग्रुप्स में आके अगर इस तरह का कोई निजाम आप सामने लाते हैं तो सरकार ने उसके लिए मना नहीं किया, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो आप अगर किसी चीज पे डिस्कशन के लिए आए हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए कि वहां कहा क्या गया है, उसके पॉइंट्स को देखिए। उसमें यहां तक कहा गया है कि जो टीचर्स अभी हैं वो रहेंगे, उनको रिटायरमेंट तक उनका इंतजाम रखा जाएगा। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर, और ये सब जानते हैं कि दीनी तालीम बेहद जरूरी है हमारे। आज जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं या कहे हैं हेमंत साहब ने, हमने सुना है। इस बात को आप समझने की कोशिश ये करें कि एनजीओ हो या खुद मुख्तारी की बात हो तो वो सरकारी निजाम के तहत नहीं होता है। सरकारी निजाम के तहत जो मदरसे चलते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, आम मदारिस को नहीं दिए जाते। उन मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है, उन मदरसों को हायर स्टडीज के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में बदला जाएगा, ये बात कही गई है। तो इसको भी समझने की कोशिश करिए। इस बात को आप समझें, उन्हें निजाम जो पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, वो किन इदारों को दिए जाते हैं? प्राइवेट इदारों को या फिर सरकारी इदारों को? सर तो नहीं, अगर वो अगर स्कूल में बदल जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड आएगा वो उनके लिए और बढ़ के आएगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी तालीम दी जाएगी। उसमें साइंस पढ़ाया जाएगा, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, उसमें वोकेशनल स्टडीज कराई जाएगी, तो वो सारी की सारी चीजें होंगी। लेकिन वहां पर दीनी तालीम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी ना जी। मसला तो यही है कि वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में तब्दील हो जाएगा। बताइए, जो मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, मैं असम के भी मदरसों को जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मदरसों को जानता हूं, मैं महाराष्ट्र के मदरसों के बारे में जानता हूं। मुझे मालूम है जो प्राइवेट मदरसे भी लोग चला रहे हैं वो बेहद अच्छी एजुकेशन वहां दे रहे हैं। नहीं, एजुकेशन मदरसों की तालीम तो वहीं हो रही है, लेकिन जो मदरसे सरकार जिनको मदद करती है उन मदरसों में जो एजुकेशन है, जिसके लिए हमने कई बार सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा हमने बहस इन 2-3 सालों में मदरसों को लेके करा होगा कि उनके एजुकेशन का स्तर क्या है। तो हमें थोड़ा वसी होके अब्बास साहब और मुफ्ती साहब से भी मैं कहूंगा कि सोच अपनी रखनी होगी समाज के अंदर। अगर चश्मा आपने लगा लिया फौरन कि हमें मजहबी आधार पे ये डिस्कशन करना है, इसमें इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये तय करना है कि भारत एक सभ्य समाज, एक मुहज्जब समाज वाला मुल्क बना रहे, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी अक़दार हैं, जो कदरें हैं, वो बरकरार रहे। और पिछले कई सालों से ये बातें निकलकर दानिशवरान के बीच से आई हैं कि दुनियावी तालीम के हुसूल की जो होड़ मची हुई है उसमें हमारी रिवायतें, हमारी तहजीबें, हमारी सकाफतें, हमारी कदरें पीछे छूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का लिहाज पास खत्म हो रहा है। इसलिए दीनी तालीम बहुत जरूरी है। हम और भी बात करते, लेकिन हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। अमित शाह ने ये इशारा दिया है, पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि वो एंटी सीए मुजाहिरीन से बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे दफ्तर से राब्ता किया जाए, 3 दिन के अंदर मुलाकात का वक्त, मौका, टाइम दे दिया जाएगा। हमारा अगला जो दौर होगा हम इसी पर बात करेंगे कि क्या अब इसके बाद के क्या सूरत हाल पैदा होगी। इन्हीं तमाम मेहमानों के साथ